हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो है स्टैटिक जीके क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चंस को देख चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं और उनके पीछे की जानकारी को भी देख चुके हैं। और ये है पार्ट 2 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसमें भी हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें भी हम उनके पीछे की जानकारी को देखेंगे। तो ये चल रही थी हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज, जिसमें हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था और आज है इसका पार्ट 2। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का अर्थ होता है जो भारत देश का जो पार्ट 3 ओर से सागर से घिरा है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा है नर्मदा नदी और सी ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो इसमें से सही आंसर है हमारा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत को हम दक्षिण भारत भी कहते हैं। ठीक है। तो इस गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं हम। तो देखो, गोदावरी नदी को हम जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। गोदावरी नदी को हम दक्षिण दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का दर्जा दिया गया है। इस नदी को भारत में पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी माना जाता है। यानी कि ये जो है, ये नदी भारत में पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई जो है 995 किलोमीटर और चौड़ाई 583 किलोमीटर है। तो ये था हमारे पास गोदावरी नदी के बारे में। और एक बात इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन सी है गुजरात में। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो देखो, इस भूमि में बाघों की महत्वपूर्ण आबादी के कारण ये पार्क जो है टाइगर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 1973 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है। इसको जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 1973 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है। 1973 में इसको बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी सेम रिलेटेड है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में सिचुएटेड है? आपके ऑप्शन है, आपका ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गिर नेशनल पार्क के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं हम। तो ये जो अभयारण्य था ये एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। 18 सितंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 18 सितंबर 1965 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। यह अफ्रीका के अलावा दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एशियाई शेरों को उनकी प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। ठीक है। अफ्रीका के बाद ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है एशियाई शेरों को उनके मूल आवास के रूप में देखा जा सकता है, प्राकृतिक आवास के रूप में देखा जा सकता है। तो ये था गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है फुटबॉल से, ऑप्शन सी है बैडमिंटन से। तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका इसमें सही आंसर है बैडमिंटन से। जो थॉमस कप है वो बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन में दिया जाता है। ठीक है। तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित है? वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 280। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो वित्त आयोग जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित है। ठीक है। वित्त आयोग। तो अब देखते हैं वित्त आयोग क्या होता है।
तो देखो, वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं, ठीक है। जो वित्त आयोग है उसका गठन जो है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं। वित्त आयोग का गठन आमतौर पर हर 5 साल में किया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग जो है इसका गठन जो है हर हर साल सॉरी आमतौर पर 5 साल में किया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन आमतौर पर 5 साल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये है हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय, और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका सही आंसर है इसमें कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। वर्तमान में जो है ये बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है हमारा, ये भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित एक ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र है, ठीक है। ये है एक ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र। ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले के एक राजगीर नामक स्थान पर ये स्थित है। ये जो है एक ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र है। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहते थे, ठीक है। ये दुनिया का पहला एक ऐसा आवासीय विश्वविद्यालय था जो जहाँ जो है छात्र और शिक्षक जो हैं एक ही परिसर में रहते थे। ये खासियत थी नालंदा विश्वविद्यालय की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तो ये जो न्यू दिल्ली है, ये भारत की राजधानी कब बनी थी? न्यू दिल्ली नहीं, उस टाइम सिर्फ दिल्ली थी, ठीक है। तो किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? दिल्ली होगा इसमें, नई दिल्ली नहीं होगा, ठीक है। तो किस वर्ष भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी? तो आपके ऑप्शन है 1955, फिर है ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1911। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? तो जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी 1911 में बनी थी, ठीक है। तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। तो इसके पीछे थोड़ा सा देखते हैं। तो 1911 से पहले जो है भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी, ठीक है। 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। उसके बाद जो है 1911 के बाद जो है 1911 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो जो परमाणु ऊर्जा है उसके लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है टाइटेनियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस। तो कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा के लिए? तो इसमें सही आंसर है आपका यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। तो थोड़ा सा यूरेनियम के बारे में देखते हैं हम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूरेनियम जो है आवर्त सारणी का एक तत्व है, और यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव धातु है, ठीक है। यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम का इस्तेमाल जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ठीक है, तो देखो इसका यूरेनियम जो है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसीलिए इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 परमाणु ऊर्जा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो आपके ऑप्शन है जनता के द्वारा, ऑप्शन ए है जनता के द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन सी है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा भी ये नहीं चुना जाता है। ये सीधे चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाते हैं। अब थोड़ा इसके पीछे की थोड़ा जानकारी देखते हैं हम। तो देखो, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला साहब जो है हमारे पास वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये जो हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और उनका चुनाव जो है 18 जून 2019 को हुआ था, ठीक है। इनका जो चुनाव हुआ था ये 18 जून 2019 को हुआ था। किसके बारे में बात हो रही है? लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब। और जो ये हमारी लोकसभा है ये 18वीं लोकसभा है, ठीक है। तो अब देखो इनका चुनाव कब हुआ था? 18 जून 2019 को इनका चुनाव हुआ था। ओम बिरला साहब जो है ये राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सांसद हैं, ठीक है। तो जो ओम बिरला साहब हैं हमारे लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में चल रही है, ये राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ठीक है, ओम बिरला साहब। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? पहले हम इसके क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, फिर देखते हैं नदी बेसिन क्या होता है और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है गंगा नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, फिर है ऑप्शन बी गंगा नदी बेसिन, फिर सी है ऑप्शन सिंधु नदी बेसिन। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर है गंगा नदी बेसिन। तो जो गंगा नदी बेसिन है ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं और चित्र के माध्यम से देखते हैं कि हम नदी बेसिन क्या होता है। तो सिंपल भाषा में देखा जाए, ये डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है। देखो किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के जंजाल को, यानी कि एक नदी है और उसकी जो सहायक नदी है उसके जंजाल को, यानी कि उसके नेटवर्क को नदी बेसिन कहते हैं। तो देखो, किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के जंजाल को नदी बेसिन कहते हैं। नदी बेसिन भूमि का वह हिस्सा सॉरी नदी बेसिन भूमि का वह हिस्सा होता है जहाँ से सारा पानी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहता है। ठीक है, नदी बेसिन जो है भूमि का वह हिस्सा होता है जहाँ से सारा पानी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहता है। तो ये नहीं, ये तो हैं, पर जो है ये सबसे इजी डेफिनेशन है इसकी। तो देखो, ये खुद बनाई है मैंने। किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के जंजाल को नदी बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो जो है अब इसको हम फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से देखते हैं। नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन क्या है? तो ये है हमारा गंगा नदी बेसिन। ठीक है, तो ये हमारी गंगा रिवर है, ये हमारी गंगा रिवर है। ठीक है, और यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है इसमें मिलके, और ये बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो नेटवर्क है पूरा, ये गंगा नदी बेसिन है। ठीक है, इसको हम नदी बेसिन कहते हैं। तो सारी नदियाँ मिल करके, तो देखो सारी सारी नदियाँ मिल करके एक मेन रिवर से मिल रहे हैं, मुख्य नदी से मिल रही हैं ये, इसीलिए इसको नदी बेसिन कहते हैं। तो नदियों के नेटवर्क को जो है हम नदी बेसिन कहते हैं। कुल मिला के बात ये है। तो अब हमारा हो चुका है नदी बेसिन। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? तो ये उस टाइम का भारत है, अखंड भारत। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखो, आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और महात्मा गांधी। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसको देखते हैं हम। तो ये हमारा समुद्रगुप्त सॉरी तो ये हमारा समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक हैं। उसने अपने राज्य को एक महान साम्राज्य में बदल दिया था और एक महान विजेता साबित हो गया था। उसकी जीत को देखते हुए उन्हें भारतीयों ने जो है भारत का नेपोलियन माना था। ठीक है, उसकी जीत को देखते हुए उन्हें भारत का नेपोलियन माना जाता है। ठीक है, तो इसने क्या किया था? इसने अपने राज्य को जो है एक महान साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, इसीलिए इसकी जीत को देखते हुए इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये एक महान विजेता भी था। ठीक है, तो ये था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, इसके बारे में। तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, जो हमारी एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा में जो है कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? आपके ऑप्शन ए 300 सदस्य, ऑप्शन बी है 245 सदस्य, ऑप्शन सी है 250 सदस्य। तो कितने अधिकतम सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं? तो आपका सही आंसर है 250 सदस्य। राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। अब जो है थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में देखते हैं हम। तो देखो, राज्यसभा जो है, राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। ठीक है, जो राज्यसभा है वो भारतीय संसद का एक ऊपरी सदन है और लोकसभा निचला सदन है। ठीक है, इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को जो है राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 6 साल का हो सकता है। तो राज्यसभा जो है भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, इसको याद रखो, और इसमें अधिकतम जो है 250 सदस्य रहते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपकी स्टडी